बेटा कुछ रिलैक्स है पहले से तबीयत में? 112 आई थी, वो वैन लेके गई है आपसे? पुलिस आई थी ना अभी? कुछ कह के गए कि आपके बारे में इंसाफ मिलेगा? नहीं। आपको आश्वासन है, भरोसा है कि पुलिस आपके साथ काम अच्छा करेगी? नहीं सर, मेरे साथ काम करती था, ये कोई करती सब। भरोसा रखो, इस देश में कानून है। इस थाने से बड़े बड़े अफसर भी हैं, अभी उन तक बात पहुंचाएंगे हम आपकी। कानून होता तो पैसे लेके कोई बिकता। कोई बात नहीं, इस देश में कानून है, कानून का राज है। एसएचओ से बड़े अफसर भी हैं, ठीक है। मैं मीडिया से हूँ, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाथ जोड़ के एसएचओ के पास भी गई, एसआई सुनील, एसआई उदयवीर, ये लोग उसी की तरफ थे, उनने पैसे दे रखा था सबको। भरोसा रखो आप, ठीक है, हिम्मत रखो और इलाज कराओ फिलहाल। कल भी ये कहा था कि मेरे को रखवा दो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं सुसाइड कर लूँगी, तो इस सब के जिम्मेदार तुम लोग हो गए। तब भी उन्होंने कुछ नहीं सुनी, उन्होंने कहा जो आपका दिल करे वो कर लो। अच्छा, ऐसा बोला? पर ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा, ये गलत है। सुसाइड और ये तो गैर कानूनी और गलत है, कमज़ोरों की निशानी है। आप पढ़े लिखे हो, बच्चे हो, आपको लड़ना चाहिए। मेरा पति अपने घर पे रह रहा है, मेरा माँ बाप है नहीं, मैंने अपना धर्म बदला, मुस्लिम से हिंदू हो गई इसकी खातिर। लड़के का नाम क्या? लड़के का नाम है मोहन सिंह। उनके पिताजी का नाम? परेशान नहीं हो आप। गिरिराज। आपके इस मामले को हम बड़े अधिकारियों से बात करेंगे बेटा, वहाँ तक पहुँचाएंगे ताकि आपको न्याय और इंसाफ मिले, ठीक है। पहले अभी फ़िलहाल स्वस्थ रहो, पहले स्वस्थ होना ज़रूरी है, ठीक है। आराम करो और डॉक्टर जैसे कह रहे हैं दवाई पानी, उनकी बात मानो इस वक्त, ठीक है बेटा। और बिल्कुल सोचना बंद कर दो, अभी अपनी सेहत पर ध्यान दो, ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, मैं राजेश्वर चौहान। इस वक्त हैं हम GTB अस्पताल इमरजेंसी। अब मामला क्या है, यहाँ क्यों आया हूँ मैं? मामला यहाँ का जो थाना है वहाँ से शुरू होता है। बात 2-3 दिन पुरानी है। एक महिला पति के साथ मतभेद चल रहा था, उसकी शिकायत लेकर थाने पहुँचती हैं। और जब थाने पहुँचती हैं तो वो पुलिस वालों से गुहार लगाती हैं कि मुझे पति ने घर से बाहर निकाल दिया गया है, कृपया मुझे मेरे पति के साथ रहने की अनुमति दें, वो मुझे रख नहीं रहा है। तो पुलिस का क्या काम होता है सबको पता है कि पति के साथ उस महिला को भेजना चाहिए। पर यहाँ फिर से एक बार पुलिस का संवेदनशील चेहरा नहीं, असंवेदनशील चेहरा सामने आया। उस महिला को, जो उसके आरोप हैं, उसको वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया गया। और उस महिला के ये आरोप हैं कि पुलिस वालों के साथ उसके पति ने साँठ-गाँठ कर ली और उसे बेसहारा इस भरी सर्दी में वहाँ से निकाल के छोड़ दिया गया, पति के घर भी नहीं जाने दिया। अब वो लड़की इधर उधर ठोकरें खाती रही। इस बीच कहीं उसने आश्रय लिया और उस आश्रय में उसने खुदकुशी करने की कोशिश की और इसी मामले में वो यहाँ इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। अभी हालत स्थिर है उसकी। अब ये पूरा मामला है। अब इसी मामले में हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हैं जो इस पूरे मामले पे नज़र बनाए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और पहलू जानेंगे कि क्या क्या कानूनी प्रक्रियाएं हैं, क्या होना चाहिए और क्या उसके साथ गलत हुआ तो क्या पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आइए आपको मिलवाते हैं और बात करते हैं सीनियर एडवोकेट साहब से। मामला पूरा मैंने आपके सामने रख दिया है और हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट जितेंद्र कुमार जी। उनसे जानते हैं कानूनी पहलू क्या कहते हैं पुलिस की। मैंने पूरी व्यवस्था आपको बता दी है कि क्या व्यवस्था है, पुलिस का क्या चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ये मामला कैसे देख रहे हैं आप और आप कैसे जानते हैं जो अभी एडमिट है ये लड़की इसको? देखिए, मैं 2 दिन पहले थाने में किसी और केस के रिगार्डिंग गया था। वहाँ ये लड़की बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी, इधर उधर घूम रही थी, रो रही थी और इसकी सुनने वाला कोई नहीं था। मैं 2nd फ्लोर पे था जब ये मुझसे मिलने के लिए ऊपर आई, मदद मांगने के लिए। इतनी देर में पुलिस वालों ने इसके पति को भगा दिया। जब हम SHO साहब के पास गए तब जाके सारी बात खुली और धीरे धीरे ये पता चला कि ये लड़की एक मुस्लिम लड़की थी जिसने लव मैरिज करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया।
धर्म परिवर्तन होकर के ये हिंदू बनी। हिंदू होने के बाद इसने आर्य समाज मंदिर में शादी की, फिर कोर्ट में शादी की। कोर्ट में शादी करने के बाद ये अपने ससुराल गई, ससुराल में रह रही थी। ससुराल में जब ये रहने गई, शुरू के 2 दिन तो ठीक बीते, उसके बाद सास ससुर और जो भी जेठानी दुरानी जो भी थे, उन सब ने ताने मारने, गाली गलौज करना कि अगर हमारे लड़के की हमारे किसी अरेंज मैरिज होती तो इतना दहेज मिलता, उतना दहेज मिलता, तू कुछ लाई नहीं है। और बड़े अपमानजनक शब्द जो बोलने में मुझे तकलीफ़ हो रही है, जैसे कटल्ली और ये सब बहुत ही ह्यूमिलेटिंग वर्ड्स उसके लिए यूज़ होते थे। और उसके बाद जैसे तैसे करके ये मियाँ बीवी ने दोनों ने अलग थोड़े दिन के लिए किराए पे मकान लिया, जिसमें कि इसके पति की और इसके ससुराल वालों की पूरी मिलीभगत थी। वहाँ पे रहते हुए इसने इसको बहला फुसला के प्यार में ले जा करके 18 नवंबर को एसडीएम कोर्ट में चुपचाप नोटरी पे तलाक के साइन करा लिए। वकील साहब, मैं यहाँ रोकूंगा, आप कानून के अच्छे जानकार हैं। अगर इस तरह कोई तलाक लेता है नोटरी पे, तो क्या ये मान्य है? नहीं, ये बिल्कुल मान्य नहीं है सर। ये मैंने पूछा, ये मुझे जितना पता है कोर्ट में तलाक के लिए जाना पड़ता है। जी। जिसके सामने वही निश्चित करते हैं। अगर इस तरह के तलाक होने लगे तो कोई भी जाके 2 मिनट में तलाक ले लेगा। तो पहली बात तो गैर कानूनी काम किया इसके हस्बैंड ने। सर, ये इसमें आप ये मान लीजिए कि क्योंकि पता था लड़की के पीछे कोई है नहीं, तो उन्होंने उसको बहुत सस्ते में टरकाने के लिए कह लो। और मज़े की बात यह है कि इसमें पुलिस ने पूरा साथ दिया, पुलिस इनके साथ रही। 18 तारीख के बाद उस लड़की को इन्होंने घर से निकाल दिया, जो किराए का मकान था वो भी छोड़ दिया। ये घर गई तो वहाँ घुसने नहीं दिया कि तेरा तो तलाक हो गया। ये थाने आई, अपनी एक सहेली के घर रह रही थी। थाने आकर के इसने बहुत दरखास्तें दी, बल्कि इसने मेल भी किया, मेरे ख्याल डीसीपी, कुल मिला के लड़की पढ़ी लिखी है जी, डीसीपी एसीपी सबको मेल किया, लेकिन किसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुल मिला के पूरे मामले में जहाँ ये कंप्लेन लेके थाने गई, थाने की या एसएचओ की या उनकी जो पूरी टीम थी, उनकी जिम्मेवारी थी कि उसको न्याय मिले, उसको उसके पति के साथ भेजा जाए। और उस वक्त तक तो भेजा ही जाए जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए कि तलाक का क्या मामला है, क्या कानूनी जामा पहनाया गया है नहीं। पुलिस ने बिना कुछ देखे सीधा आरोप तो बहुत गंभीर लगा रही है लड़की ने, जो एक वीडियो वॉइस रिलीज़ की, उसमें तो बड़े गंभीर आरोप हैं। उसमें वो वीडियो में साफ कह रही है कि एसएचओ साहब और एक किसी आईओ का नाम ले रही है, क्या नाम है, नवीन परवीन जो भी है, आईओ का पर्टिकुलरली नाम लेके बता रही है कि इसके पास में गई थी और इन्होंने पूरा पैसे लेकर के दूसरी पार्टी का साथ दिया। और इसका गवाह तो मैं खुद हूँ, पति से पैसे ले लिए। जी, इसका गवाह मैं खुद हूँ। परसों मैंने थर्सडे की शाम को, जिस दिन मैं गया था, उस लड़के को इन्होंने अंदर बिठा रखा था, लेकिन वो जैसे ही लड़की मुझसे मिलने आई, लड़के को भगा दिया। और उसके बाद मेरे इंटरवीन करने के बाद, एसएचओ साहब से बात करने के बाद 751 में बंद कर दिया। अरे भाई, 751 में तुम लड़के को तो बंद कर रहे हो, लड़की को कहाँ छोड़ रहे हो? लड़की तो फिर रोड पे आ गई। और वो 2 दिन से पिछले कहाँ है कहाँ नहीं है, तो वो लड़की जब होश में आएगी तब बताएगी। जब वो हार करके उसके पास कोई रास्ता नहीं मिला और उसको लगा कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तब उसने सुबह 4 बजे एक तो मैडम को, जो एसएचओ साहब को व्हाट्सएप किया, उसने व्हाट्सएप पे एसएचओ साहब को बकायदा वीडियो मैसेज है, वही जी, वॉइस मैसेज भेजा और साथ में सुसाइड नोट भेजा। और भेजने के बाद वही मैसेज उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया मैडम को भी। मैडम सुबह उठी 8:30 बजे के करीब, इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई ऐसे ऐसे सर उसका मैसेज आया हुआ है। तो हमने तुरंत इनको कहा कि आप एसएचओ साहब से बात कीजिए। इनके एसएचओ साहब से बात करने के बाद एसएचओ साहब की नींद खुली, तब उन्होंने अपनी कार्रवाई बिठाई। इन बिटवीन शायद आपकी तरफ से भी फ़ोन गया एसएचओ साहब को, और उस वजह से एसएचओ साहब ने एक्शन लिया। 9 साढ़े 9 बजे एक्शन लिया। मैडम के पास आया, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। मैडम, आपको जब सुबह ये वॉइस मैसेज आया और सुसाइड नोट का मैसेज आया, उसके बाद क्या कार्रवाई, पुलिस से आपने बात की तो एसएचओ साहब ने आपको क्या कहा? मैंने पहले सर को कॉल किया। सर ने बोला आप एसएचओ साहब से बात करो कि उनका क्या कहना है। मैंने उन्हें बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरे पास वॉइस मैसेज आया है, एक सुसाइड नोट आया है। तो उन्होंने बोला मैडम वो तो आप देखो ना, आप उसके घर वालों को इन्फॉर्म करो। मैंने बोला सर मुझे घर वालों से, ये बोला पुलिस ने? जी, उन्होंने खुद कुछ एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बोला आप उनके घर वालों से बात करो। मैंने बोला सर मेरे पास सिर्फ लड़की का नंबर है, घर वालों का नंबर मेरे पास है ही नहीं। ये तो देखा जाए तो पुलिस का काम है पूरा वेरीफाई करना, कौन घर वाले कहाँ क्या है। जी,
तो कोई कांटेक्ट मेरा उनसे कोई है नहीं, या आप देखिए लास्ट टाइम आपके पुलिस स्टेशन से गई है वो, कह रहा नहीं मैडम हमारे पास तो वो परसों ही आई थी जब आप लोग भी यहाँ थे, हमारे पास नहीं आई, वो लास्ट टाइम आपके पास थी, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। मैंने बोला सर मेरे पास लास्ट कॉल आपके थाने से आई है कि मैडम मैं अपने ससुराल भी गई थी, वहाँ भी उन लोगों ने मुझे मार तोड़ के ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया, बल्कि इवन घुसने ही नहीं दिया, बाहर से ताला लगा के बंद कर दिया गेट। उसके बाद वो थाने गई है, दोबारा से रिटर्न कंप्लेंट देने गई है, उसने सारी बात बताई, लेकिन वहाँ भी फिर से एज़ यूजुअल जो उसके साथ काफ़ी दिनों से होता आ रहा था, वहाँ भी उन लोगों ने उसको बोल दिया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम ज़बरदस्ती नहीं रखवा सकते, तुम जाओ। तो वहाँ पुलिस वालों ने उसे डांट डपट के उसे वहाँ से भगा दिया। जब मेरे पास कॉल आया था कि मैडम मेरे साथ ऐसे हुआ है, यहाँ भी ये लोग मुझे वो नहीं कर रहे, मेरी कंप्लेंट पर कोई वो नहीं, बस रिसीविंग देकर उसको भेज दिया, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं कंप्लेंट पे, तो वो बाहर ही बैठ गई। मैंने बोला ठीक है मैं सर से बात करके बताती हूँ। जितनी देर मैंने सर से बात की तब उससे मेरा कोई कांटेक्ट बाद में हो ही नहीं पाया। उसके बाद से मुझे उसका वेयर अबाउट्स नहीं पता था। द लास्ट लोकेशन जो थी वो उसकी पुलिस स्टेशन थी। उस दिन थर्सडे को ये लड़की मुझे मिली थी। उस दिन का वाक़या ये था कि ये लड़की उस घर में थी अपने ससुराल में, और ससुराल के अंदर रहते हुए देखिए उसका तो राइट है, अपने मैट्रिमोनियल हाउस में रहेगी, जब तक तलाक नहीं होता है उसका पूरा अधिकार है। और जब अगर मान लीजिए आपको तलाक लेना है या कोई भी आपके अंदर अनबन है तो या तो उसको कहीं और रख दीजिए, उसको जब कोई है ही नहीं तो पूरी जिम्मेवारी, और वैसे भी होता तो भी जिम्मेवारी पति की होती है वाइफ को रखने की। इन्होंने वहाँ पे पुलिस के साथ मिल करके उसको वहाँ से निकलवाया, थाने बुलाया, और थाने से ये चलो पुलिस ने 751 करके पति को डाल दिया, लेकिन उसको कहाँ रखा, उस लड़की के लिए क्या वे आउट था। और पुलिस कौन होती है मैट्रिमोनियल हाउस से उस लड़की को बाहर निकालने वाली, उसका कोई अख्तियार ही नहीं था। जब आप किसी को ज़बरदस्ती घर में घुसा नहीं सकते तो किसी को ज़बरदस्ती घर से निकाल कैसे सकते हो। तो पुलिस ने ये बड़ा अनएथिकल कदम उठाया, उस लड़की को उधर से बुला करके पूरी रात वो बेचारी उस दिन थाने में रही। और क्योंकि मैं भी अपने केस के रिगार्डिंग उधर था तो मुझे पता है कि रात को वो कितनी परेशान और कैसे रही। और ऑन जस्ट अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने उसको यही समझाया कि बेटा आपके पास लीगल के लिए ये प्रोसीडिंग है, आप ये कीजिए, मेंटेनेंस डालिए वगैरह वगैरह। अब वो चीज़ें करने के लिए उसके पास पैसे थे नहीं, ठीक है। वो बेचारी जब जिसके पास घर नहीं, परिवार नहीं, कुछ नहीं, उसका कौन कैसे करेगा। तो हम तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे जो कर सकते थे हम उसकी कर रहे थे। मैडम ने उसका पूरा किया। जी। देखिए मेरा उससे अभी तक कोई ऐसा लेना देना नहीं है, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन, अगर देखा जाए तो लीगल वकील भी नहीं है उनके तो नहीं अब हूँ, क्योंकि लास्ट परसों उन्होंने मेरे ऑफिस आकर के वकालतनामा साइन किया था और सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी थी। चलिए ये बहुत अच्छी खबर बताई, क्योंकि अब आप लीगल उसके वकील हैं तो जो जानकारी है वो आपसे मिल सकती है। सही बिल्कुल। अब वकील साहब एक चीज़ बताइए, जो मामला हो गया अभी हालत कैसी है लड़की की? नहीं अभी बहुत नाजुक है। और मैं मिल के आया हूँ, डॉक्टर्स ने भी अभी ये कहा है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अगले 24 घंटे के अंदर पता चलेगा क्या उसकी कंडीशन है, क्योंकि वो इतने होश में ही नहीं है कि बता पाए कि क्या हुआ है मेरे साथ और क्या गोलियां खाई हैं। ये पता चलेगी अभी, ये भी नहीं पता चला क्या यूज़ किया है उसने। देखिए वो तो नहीं पता चला, लेकिन वो बेहोशी में भी एक ही बात बार बार बोल रही है कि मेरे को सुमित ने कहा था कि मर जा, इसीलिए मैंने आत्महत्या की है। सुमित कहें तो इसका हस्बैंड? जी, इसका तो हस्बैंड। कुल मिला के उसने उसको अप्रोच किया है यहाँ तक। मानसिक सोचिए आपकी उसने ऐसी हालत कर दी, यहाँ तक वो पहुंची कदम उठाने की जो कंडीशन है। और ये सब होने के बाद भी सुमित भी आज़ाद है साहब। सुमित भी आज़ाद है, उसका परिवार भी आज़ाद है। और आप अगर उसका सुसाइड नोट पढ़ेंगे उसके अंदर एक आईओ का नाम है क्लियर कट, और एसएचओ साहब का नाम है, और पुलिस वालों का एक। जी। और उनमें से किसी के ऊपर अभी तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं। कुल मिला के वकील साहब कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत है, एक दोहरा चेहरा। जी, जो बिल्कुल। रक्षक है वही यहाँ बख्शक में नजर आ रही है, और वो भी एक महिला। जो यहाँ कहा जाता है कि महिला की सुरक्षा में हम सदैव तत्पर हैं, पर यहाँ तो नहीं दिखता तत्पर। सर यहाँ आप एक बात बताएं, जिस केस के लिए मैं गया था, एक लड़की का बलात्कार करने की कोशिश हुई, उसका गला दबा के जान से मारने की कोशिश हुई इसी हॉस्पिटल में। उस दिन जब इससे मुलाकात जी, इसी हॉस्पिटल के अंदर उस लड़की का गला घोट के मारने की कोशिश हुई रात को 1 बजे। और कलकत्ता कांड के बाद भी हमारी दिल्ली पुलिस को कोई होश नहीं आ रहा है। और ये वही एसएचओ साहब हैं जी, सेम आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं कही। हमें 2 दिन से ये रिप्लाई मिल रही है कि वो नौकरी पे ही नहीं आ रहा है, जबकि उसकी रोज की अटेंडेंस वहाँ के आज भी वो हॉस्पिटल में है।
वो अपनी नौकरी कर रहा है। इस मामले में देखा जाए तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। भाई तो साहब, बात की बात है, गिरफ्तार करके आप इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके बाद पता चलेगा। पर पुलिस खुद ही डिसाइड कर लेती है कि कौन आरोपी जी, और कौन नहीं। जी, मतलब जिसे वो जी। चाहे आरोपी बना दे और जी। जिसे वो ना चाहे आरोपी। जी, और ये हाल दिल्ली का है सर, तो आप ये सोच लीजिए बाकी प्रांतों का क्या हाल क्या होगा। हाल होगा? अब लीगल क्या बचे हुए हैं इसके पास, किस तरह आप आगे बढ़ेंगे वकील साहब? देखिए, क्योंकि मामला आपका किसी और से नहीं, हम- थाने से है और पूरे थाने से है आपका। नहीं, थाने का तो जो लोग लीगल प्रोसीडिंग है वो तो हम करेंगे ही। एक्चुअली इस लड़की का, अगर वो लड़का, अव्वल तो वो सामने ही नहीं आ रहा नहीं आ है। रहा है। जब सामने आएगा वो अपनी स्टेटमेंट देगा, मैं रखना चाहता हूँ, नहीं रखना चाहता हूँ। देखिए, नहीं रखना चाहता ये तो समझ आ रहा है। जो लड़की इतने दिनों से धक्का खा रही है, इसका मतलब उसका पति साथ में तो है नहीं। लेकिन फिर भी हमारा सबसे पहला प्रयास यही होगा कि इनका घर दोबारा बस जाए या आरामपूर्वक रहे, और नहीं रहेंगे तो लीगल रेमेडीज़ हैं ही, वो तो हम करेंगे ही। पुलिस के टच में होगा वो, ऐसा नहीं है कि मैसेज बिल्कुल है, क्योंकि उस दिन थर्सडे को, कहा जाएगा पति है कि इस हालत में भी शायद नहीं आ रहा है। देखिए थर्सडे को जब उसको भगा दिया गया था, उसके बाद जब मैंने इंटरवीन किया तो एक फ़ोन पे वो कैसे आ गया, उसका परिवार कैसे आ गया? तो पुलिस के पास सारे कॉन्टैक्ट हैं, सब कुछ है। कांटेक्ट तो आज भी चला गया होगा किस लड़की ने बिल्कुल ऐसे गया होगा, और वो रखना सब चाहा ताला था। लगा होगा, घर ये पे आप मेरा देखेंगे। उद्देश्य है कि पुलिस हमारे साथ है। बिल्कुल सर, आप जाके अभी देख लीजिएगा, अगर जो एड्रेस मिल जाता है तो आप देखेंगे उनके घर पे ताला ही मिलेगा। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। और जो भी नया अपडेट होगा हम आपसे दोबारा बात जी जी करेंगे। जी बिल्कुल सर। आप महिला हैं, आपसे एक लास्ट सवाल ये करना चाहता हूँ, एज ए महिला आप कैसे देखती हैं? आपके सामने, आप खुद लॉयर हैं, आप वकील हैं, उसके बावजूद पुलिस ने साथ थोड़ी सी नरमी बरती। एक आम आदमी अगर ऐसे कॉल करता तो क्या हालत कर देती है? डरा देते हैं पूरी तरह उसको, बीच में कुल मिला के उसी को अरेस्ट कर लेते हैं। एक चीज़ सर मैं बीच में बोलना चाहूँगा। आज हमारे कुलीग हैं मैडम, उस टाइम पे इनका फ़ोन नहीं मिल रहा था, ख़राब डिस्चार्ज हो गया था, तो मैंने उनको भेज दिया। इनसे बात होने के बाद मैंने उनको थाने भेज दिया, तो एसएचओ साहब ने उल्टा उसको धमकाया कि ये जो काम हुआ है ये वकीलों के कहने पे हुआ है। वो लड़की ने बयान दे दिया है कि वकील साहब के कहने पे मैंने ये किया है, वो किया है, और आप लोग ने कराया है। बताइए, अब प्रेशर तो होगा, बयान बदलने के लिए भी होगा। अभी तो बेचारी होश में ही नहीं है, अब तो संभाल ही लेंगे। अब तो लीगल नहीं प्रोसीजर। होगा। हाँ, बात यहाँ से कह रहा था कि आप वकील हैं तो संवेदनशीलता से शायद बात की, थोड़े से नरमी से पुलिस वाले। कैसे देख रही हैं महिलाओं को इस तरह के माहौल? पुलिस का काम था, सर वकील का काम लास्ट में आता है। वकील तक तो पहुंचने की लास्ट पीढ़ी है कि भाई वो न्याय व्यवस्था में न्याय दिलवा पाएगा। पहले तो यही से न्याय मिल जाना चाहिए जो नहीं मिला। सर ये जो बोलबाला बना हुआ है ना कि लड़कियां झूठे केस करती है, परिवार वालों को, ससुराल वालों को फंसाती है, हो सकता है 100 में से, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सभी ऐसे हो सकता है 10% होती होंगी महिलाएं जो ऐसा करती भी है, पर उनकी वजह से आप बाकी की 90% महिलाओं के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो ना। 90% केसेस सच है, पर आप कुछ 10%, कुछ 10% की वजह से आप सभी को उस नज़र से देखेंगे तो वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि इंडिया, पूरा हिंदुस्तान एक ऐसा हमारा एकमात्र देश है जहाँ पर महिला सशक्तिकरण को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि। आखिरी सवाल ये, जैसे सर ने बताया ये मामला लव मैरिज का है, डिफरेंट धर्म से आना, उन लोगों को क्या कहेंगे? परिवार को कहीं ना कहीं साथ रखें, वरना ऐसे मामले में सपोर्ट मिल जाता है थोड़ा सा। परिवार, लड़की का परिवार, हाँ, क्योंकि ये इस मामला उल्टा है, इसीलिए परिवार साथ नहीं दे रहा। सर लड़की ने खुद बताया है कि लड़की के परिवार वाले खुद उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे इसी वजह से हैं सर। क्योंकि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो इस वक्त वो बिल्कुल अकेली, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने पहले उसको अपने धर्म में इन्वॉल्व किया, हिंदू बनाया, उसके बाद उसे किस, अगर हम कहें किस धर्म से है? हिंदू, लड़का भी हिंदू ही है। लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम थी। अच्छा, लड़के ने पहले अपनी बातों में उसे फुसलाया, उसे वो करा, उसे हिंदू लव धर्म, जिहाद का मामला उठता लव है, जिहाद ये- का ये मामला लव जिहाद उठता है। ये लव जिहाद नहीं है, ये भगवा जिहाद है। भगवा जिहाद है। अगर मुसलमान किसी हिंदू लड़की को मुस्लिम बना के कर रहा है तो उसका नाम है लव जिहाद, और ये भगवा जिहाद चल रहा है। और ये आप सब जानते हैं, आरएसएस बीजेपी का एजेंडा भी रहा है। अब देश में भगवा जिहाद ही चल रहा है, मुस्लिम लड़कियों को पटाना, हिंदू बनाना और फिर यूज़ करके फेंक देना। ये भी ये एकमात्र कोशिश वो नहीं है, मेरे पास ऐसे 50 केस हैं और मैं आपको पूरे बता सकता हूँ कि कौन कौन से में क्या हुआ है। सब में यही हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके सामने मैंने पुलिस का वो चेहरा रखा जो पुलिस गाड़ियों पर लिखा होता है सदैव आपके लिए, पर यहाँ मामला बिल्कुल उलट है। पूरी लीगली जो जानकारी थी, क्या हालत है अभी तक, कहाँ से बात शुरू हुई, इमरजेंसी जीटीबी अस्पताल कैसे पहुंची, पूरी आपके सामने रख दिया है। अब इसको मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, जनता के
आप सोचिए कि ऐसे पुलिस वालों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।